बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। अगर मुल्तान के मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन हब्स की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो लिहाजा हमेशा एक बात करती हूँ कि जब भी मौसम चेंज होता है तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल जो है वो हैज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितना हो सकता है अच्छी और हेल्दी ग़िज़ा खाएं ताकि आप सेहतमंद रह सकें। जब इंसान सेहतमंद होता है तो वो अपने तमाम काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर इस तरह की कोई बीमारी आ जाए तो यकीन करें आपके तमाम काम जो हैं वो वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं और फिर जाहिर सी बात है बीमारी के बाद जो है इंसान अपने आप को बड़ा ही सुस्त सा फील करता है। तो लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मरियम जमीला, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मरियम? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम थोड़ा कस्टम के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम कस्टम जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है इस इदारे के हवाले से, और साथ साथ जो है हम ज़ुहैब से बात करेंगे इस टाइम एक तो सियासी बातें भी होंगी, साथ साथ इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं मुल्तान के हवाले से, पीपल्स पार्टी जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है, और साथ ही जो है हम इस टाइम बढ़ती हुई जिस तरह की बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, उस हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले तो मरियम से जानते हैं। मरियम, मौसम को एंजॉय कर रही हैं आप? थोड़ा सा मुल्तान का मौसम ठंडा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत एंजॉय की, बारिश हुई रिसेंटली। हाँ। और उसके बाद भी एक दो दिन बल्कि अच्छा रहा है मौसम। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जुलाई में इतना अच्छा मौसम देखने को मिल जाएगा मुल्तान में। इट वाज अ गुड सरप्राइज। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि बारिश का होना बड़ा समर जरूरी था। वेकेशंस मनाने गए हुए थे जीबी कश्मीर, और हमें यहीं पे बारिश मिल गई। अगर यहीं पे हमने मरी भी बना लिया। हमने बना लिया। सही है। अच्छा, इस टाइम जो स्मगलिंग के खिलाफ हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है अब फोकस भी किया जा रहा है। क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसके हवाले से बताइए। आसमा, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कस्टम्स मेन इदारा है जो एंटी स्मगलिंग को डील करता है। कस्टम्स के बेसिकली दो फंक्शंस हैं। एक लेजिटिमेट ट्रेड या लीगल, जो बंदा प्रॉपर तरीके से ट्रेड करता है ड्यूटी टैक्सेस दे के और वो अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको हम फैसिलिटेट करते हैं। सेकेंडली, जो बंदा इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके किसी तरह से सामान लेकर आता है और वो उतने ही रेट पे वो सेल कर रहा है, तो वो इलीगैलिटी आ जाती है। फिर कस्टम्स उस पर ऑपरेशन करता है। तो उस सिलसिले में हमारी कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं, चाहे वो एनसीपी व्हीकल्स हों, चाहे गुड्स हों, कपड़ा हो, कोई फूड आइटम्स हों। तो पिछले माली साल में हमने 400 करोड़ से ज़ायद हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है मुख्तलिफ केसेस में। अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिन हमने इस पर प्रोग्राम भी किया क्योंकि सिगरेट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हॉट इशू भी रहा। इसके हवाले से भी बताइएगा ये कार्रवाई जो है वो कितनी मुफीद साबित हुई। आसमा, पहले तो जो छोटे रिटेलर्स थे वो चोरी छुपे कर लेते थे। वैसे तो इंपोर्ट स्टेज पे या बॉर्डर स्टेज पे से जो गुजर के आ रहे होते हैं उस पर तो बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, इवन रेड्स होते हैं उनके गोडाउन्स पे। जो छोटे रिटेलर्स हैं अब वो भी हमारी डोमेन में और हमारे टारगेट में हैं कि अगर कोई छोटी शॉप पे 2, 4, 5 भी कर रहा है तो वो उसको शय ना मिले, उसको हौसला ना मिले, तो अब उन पे भी कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। सही हो गया। तो जाहिर सी बात है वो फिर कार्रवाइयों के हवाले से क्या क्या कोई भारी जुर्माने जो हैं वो उनको अदा करने होंगे? उनकी शॉप्स भी बंद हो सकती हैं, उनको जुर्माने भी हैवी हो सकते हैं। स्मगलिंग ऐसा क्राइम है कि अगर उसमें कोई डेंजरस आइटम पाया जाता है, जैसे ड्रग्स हैं या कोई एंटी स्टेट आइटम्स हैं, तो उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो दिस इज अ सीरियस क्राइम। अच्छा, और फिर लोग घबराते भी नहीं है। जाहिर सी बात है जिस तरह स्मगलिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं कि माफिया ही होता है जिसको इन चीज़ों को कंट्रोल करने में और उनको इस हवाले से इस क्राइटेरिया में लाने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही ज़ुहैब से भी जानेंगे। ज़ुहैब, इस हवाले से हम बात करेंगे सबसे पहले कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ताजिर दोस्त स्कीम को मुल्तान में मुतारिफ कराने का जो फैसला किया गया, इस हवाले से बताइएगा।
ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ताजिर दोस्त स्कीम है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना जो है वो एफपीआर का एक जिम्मे भी है। तो अब जिस तरह आईएमएफ का भी एक प्रेशर था कि एफपीआर के ऊपर कि आपने रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है, लेकिन उस तरह रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रहा था, चाहे वो टैक्स की मद में। तो अब मुख्तलिफ तरीक़ेकार को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब ताजिर एक ऐसी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है, और एक ताजिरों की एक बड़ी तादाद जो है वो टैक्स अदा जो है वो नहीं कर रही थी। तो अब उन्होंने कहा कि हम एक स्कीम जो है वो मुतारिफ करवा देते हैं, ताजिर दोस्त स्कीम, जो रिटेलर्स हैं, बेसिकली ये ताजिर दोस्त स्कीम उनके लिए जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो परचून फरोश हैं, ये लोग पहले टैक्स नहीं देते थे ये से। तो अब इन लोगों को भी जो है वो रडार पे लाया जा रहा है कि इनसे भी माहाना सतह पर एडवांस टैक्स जो है वो वसूल जो है वो किया जाएगा। तो पहले आप जो अच्छा, इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ। कि अगर मैं कोई चीज़ लाना चाहता हूँ या ले जाना चाहता हूँ या कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उस पर कितनी ड्यूटी पड़ेगी उनको, हाँ। सारे टैक्सेस मिला के। तो उसका सबसे आसान तरीका ये कि एफबीआर की वेबसाइट पे कस्टम्स टैरिफ पड़ा होता है। ठीक है। वो एक बुक है जिसमें तकरीबन दुनिया की या इस्तेमाल की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सही। जब आप उसमें एंटर करते हैं अपना जो भी आपने चीज़, फॉर एग्जांपल मेकअप की कोई आइटम बनवाना है, तो आगे वो आपको परसेंटेज बता देता है कि ये एक लिपस्टिक है, लेट्स से उस पर 20% टैक्स है। ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू पे होगा। अगर वो लिपस्टिक 20 रुपए की है तो वो उस हिसाब से होगा, अगर वो 200 रुपए की है तो वो उस हिसाब से होगा। सही। अच्छा, फिर अगर जिस तरह गोल्ड का है कि आप कितना गोल्ड ले जा सकते हैं या ला सकते हैं वहाँ से, वो क्या है, वो भी थोड़ी सी उसके हवाले से भी बता दें। गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में जो नॉर्मल वेयर का होता है वो हम अलाउ करते हैं कि वो आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं या अपने नॉर्मल रूटीन यूज का है तो वो आप ले जा सकते हैं। बार फॉर्म में आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। पहले लोग ले आते थे ना, अक्सर दुबई या सऊदी अरब से जाते थे तो वो बिस्किट जो है उठा के वो अलाउ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी फोन्स के हवाले से भी बात की गई, उस पर भी आप कितने फोन जो हैं वो ला सकते हैं? आप कोई भी फोन नहीं ला सकते विदाउट ड्यूटी टैक्सेस। वो एक ऑनलाइन सिस्टम है। आप आने से पहले भी पीटीए की वेबसाइट खोलेंगे, अपना IMEI नंबर डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे, वो आपको एक कोड जनरेट कर देता है। उस कोड के अगेंस्ट आप ऑनलाइन अपनी ऐप, मोबाइल ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप लैंड करेंगे आप दिखा देंगे मेरा पेड है। हाँ। और अच्छा, फिर हर तमाम चीज़ों को, जाहिर सी बात है कस्टम वाले हर चीज़ पे तो फोकस करके बैठे होते हैं कि कोई चीज़ इस तरह से जो है ना वो उस पर उन पर माफ़ी नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, इसके साथ ज़ुहैब से जानेंगे। ज़ुहैब, इस टाइम जिस तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, ताजरों के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो है वो सनतकार कितने परेशान है? देखिए, आम आवाम तो परेशान है ही है। हाँ, सनतकार भी जो है वो काफ़ी परेशान है और जो सनतें हैं वो भी बंद होने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो सनतकार जो इस वक्त जो मेरी सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल साहब से बात हुई, वो काफ़ी तशवीश का इजहार भी कर रहे थे। उनके मुताबिक कि जो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए थे, तो इसको फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। इस मुआहदों की वजह से बिजली जो महंगे मुआहदे किए हैं, मतलब कि किसी की नाअहली का या जो भी हो सकता है, तो उसकी जो मुआहदे हैं उनके जो खमियाजा है वो आवाम भुगत रही है आए रोज़। यानी कि हम देखते हैं कि कभी 3 रुपये बिजली बढ़ जाती है, कभी 4 रुपये बिजली बढ़ जाती है। तो वो इस वक्त भी जिस तरह आप देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ताजिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ आवाम भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब कि जिसके घर का एक पंखा चलता है या फिर छोटी मोटी कोई लाइट वगैरह चल जाती है तो उसका भी जो है वो 5-6 हज़ार रुपये जो है वो बिल आता है। जिसका 5-6 हज़ार बिल आ रहा था अब उसका 12,000 रुपये बिल आ रहा है। तो वो इतने रेट्स जो है वो बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से आम बंदा भी जो है वो बिल बिला होता है। वो कहता है कि मैं रोटी खाऊं या फिर बिजली के बिल जो है वो अदा करूँ। तो इसी तरह सनतकार भी काफ़ी परेशान है, उनका भी यही कहना है। अब देखें कि अब फ्लोर मिल्स हैं, उन्होंने भी जो है वो 15 तारीख से जो है वो ऐलान कर दिया कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। वो टैक्स की वजह से, विद होल्डिंग टैक्स है। तो अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करें तो घूम फिर की चीज़ें जो है फिर वहीं पर ही आती हैं। तो वो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स को भी जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना है। फिर भट्टा जो मालकान है वो भी जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं 15 तारीख से। अब ताजिर बरादरी भी जो है वो हड़ताल पे जा रही है। फिर ऑयल जब कीमतें बढ़ी तो उन्होंने भी जो है वो
ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को, उन्होंने भी जो है वो हड़ताल का ऐलान किया, फिर खैर उनके मुतालबात जो है वो मान लिए गए थे। तो इसी तरह की कंडीशन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद भी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जितना प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर भी, और उनकी भी मजबूरी है कि उन्होंने भी कीमतें बढ़ानी है और वहाँ से रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट करने। तो अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो फिर सनतें बहुत जल्द बंद होने का भी खदशा है और फिर बेरोजगारी का एक तूफान जो है वो सामने आएगा। अच्छा, ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इंडस्ट्रीज़ तो पहले ही बंद थी। अब इंडस्ट्रीज़ अगर जो चल रही थी वो भी बंद हो गई तो जाहिर सी बात है मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का जो है हम मुआशी तौर पर जो है हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और अभी तक जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें तो हम मज़ीद टैक्सेस जिस तरह से भरमार लगाई गई है, हर चीज़ पर तो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। वैसे मरियम, हर देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स भी महंगी हो गई, कपड़े भी महंगे हो गए, जूते भी महंगे हो गए, तो ख़वातीन पे तो एक बहुत बड़ा जुल्म है वैसे, है ना? मैं तो 24 घंटे यूनिफॉर्म मेरा मसला ही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है ये भी एक ज़रूरत है, लेकिन अब हमारे यहाँ तो तमाम चीज़ें जो है ना वो कहते हैं मतलब अब तो सिर्फ सांस पे एक टैक्स लगाना जो है ना वो बाकी रह गया, बाकी हर चीज़ पे जो है वो टैक्स लगा दिए गए हैं। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से जो है हम देख रहे हैं कि उस पर मज़ीद भी जो है वो इसको बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतों में भी, पेट्रोल भी हो सकता है कि मज़ीद उसकी कीमतों में इजाफा हो जाए तो शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। अभी जो है हम इस हवाले से भी जानेंगे कि FBR का जो इस टाइम देखते हैं कि करंट क्या क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, FBR जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही है ज़ुहैब? देखिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जो लोग सेल्स टैक्स जो है वो चोरी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर जो है वो ऐसे हो रहा है। अब अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो ऐसी ऐसी बड़ी शॉप्स हैं, ऐसे ऐसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है वो POS मशीन जो है वो लगाई थी, पॉइंट ऑफ सेल्स, उससे पता चलता है कि कितनी सेल्स जो है वो हुई हैं। तो अब बहुत सारे लोगों ने तो उसको डिस्कनेक्ट भी जो है वो कर दिया ताकि हम बच सकें कि हमारी सेल्स जो है वो कितनी हुई हैं। तो उस तनाज़ुर में भी जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। तो अपने सराउंडिंग्स में भी देखें तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ से हम कुछ शॉपिंग्स करते हैं तो वो हम टैक्स इतना ले लेते हैं, और मतलब कि वैसे 18% टैक्स जो है वो है कि आप 18% किसी भी प्रोडक्ट पे जो है वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग 25%, कोई 24%, में जिसका दिल करता है वो उतना जो है वो मर्जी का जो है वो टैक्स भी आवाम से जो है वो ले रहा है, लेकिन वो जमा 18% उतना ही करवा आगे। तो इसी तरह कुछ कार्रवाइयाँ भी जो है वो रिसेंटली FBR ने जो है वो की हैं, मियाँ चन्नू में की हैं, खानेवाल में किया, मुल्तान में भी की हैं। तकरीबन कुछ 10 दुकानों पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं और हर दुकान को जो है वो 1-1 लाख रुपए का फाइन भी मौके पे किया गया। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप थी, उसमें दिगर फर्नीचर्स की भी शॉप थी, जहाँ पर जो सेल्स टैक्स है उसकी जो है वो चोरी की जा रही थी। तो इसी तरह अब FBR को एक ही तो मिशन दिया हुआ है कि आपने रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है, तो अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फिर मुख्तलिफ हरबे भी जो है उनके जाने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सही। अच्छा, फिर उसके साथ ही हम बात करेंगे इस टाइम थोड़ी सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी फिर गिलानी हाउस को जिस तरीके से शोहरत एक दफ़ा दोबारा मिली है, तो लोगों का जो एक मुतालबा सामने आया वो हम सूबे की बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम हर बंदा यही चाह रहा है कि जितनी महरूमियों का हम शिकार हैं और यहाँ पर जितने मसाइल हैं हमारे, तो यहाँ पर हमें एक अलग सूबा जो है वो चाहिए हर सूरत। उस हवाले से जो है क्या इस टाइम एक्टिविटीज़ हैं, गिलानी फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों की क्या राय है? देखिए, लोगों की राय और मच डिफरेंस जो है वो आ गया इसमें, हमने देखा। अब देखिए, जब से गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने हैं उसके बाद लोगों की तवक्कुआत भी जो है वो बढ़ गई हैं कि अब शायद हमारे इस खित्ते की महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी, क्योंकि जब गिलानी साहब यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुल्तान के लिए जो है वो बहुत से काम किए और वो नज़र भी आते हैं मुल्तान की तरक्की के लिए। लेकिन इस वक्त जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिलानी साहब से एज मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वाली तवक्कुआत, मतलब कि गिलानी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर के दौर में जो है वो कायम किए, तो प्राइम मिनिस्टर के तो बड़े लामहदूद उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेनेट जो चेयरमैन सेनेट के पास तो बहुत महदूद इख्तियारात होते हैं, उसने अपने लिमिटेशंस में रह के जो है वो काम करना होता है। लेकिन हल्के की आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स वाली हैं। तो अब उनके जो बेटे हैं, मतलब 2-3 बेटे तो मेंबर हैं कौमी असम्बली में, एक बेटा जो है वो सूबे में बैठे हैं, तो इस वक्त उन पर बहुत प्रेशर है। अगर इस वक्त ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो लोगों को बहुत सी तशवीश होगी और लोग अपना
आने वाले इंतखाबात में फैसला चेंज भी कर सकते हैं, अपना डिसीजन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब डिलीवरी भी करनी है और उसके लिए इनके ऊपर प्रेशर भी जो है वो बहुत है। अब हर बंदा जो है वो घर से उठता है, वो CV उठा के जो है वो पहुंच जाता है कि हमारे नौकरी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है और शायद उन्होंने वोट भी जो है वो इस हवाले से दिया। और गिलानी साहब का एक बैकग्राउंड भी जो है वो ऐसे ही है और गिलानी साहब ने खुद इतनी नौकरियां दी हैं रेलवे में, जिसकी वजह से उनको जो है वो जेल भी जो है वो जाना पड़ा था। और तो इसी तरह की लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। जहां तक सूबे की बात है तो गिलानी साहब के बनते सेक्रेटरी यहाँ से खत्म कर दिया गया। मतलब एक तो सेक्रेटरी मौजूद था, वो सेक्रेटरी जो है वो यहाँ से खत्म कर दिया। फिर मुख्तलिफ केसेस भी जो हैं वो चल रहे हैं, सेक्रेटरीज को यहाँ से मूव कर दिया। लाहौर में अब स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो बैठे हैं। तो इस तरह की कंडीशंस हैं पॉलिटिकल लेवल पर। इस वक्त तो सुकून चल रहा है मुल्तान में, कोई खास पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं चल रही, कोई खास मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं चल रही, क्योंकि बजट चल रहा था। आज फिर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो सदर मुमलिकत की हदायत पर जो है वो तलब किया गया और नहीं तो ये इजलास 5 अगस्त तक जो है वो मुलतवी किया गया था। इस वक्त मुल्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल पुरसकून इन्वायरमेंट है, ना ही किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो देखने में आ रही है। और फिर मुहर्रम भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर मुहर्रम के बाद की भी सूरत हाल देखेंगे तो मुल्तान में कोई खास एक्टिविटी जो है वो नहीं देखने में आएगी। सही। अच्छा, इस तरह मरियम से भी जानेंगे। मरियम, इस टाइम जिस तरीके से हम जाली करेंसी के हवाले से भी बात करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं? जाली करेंसी ज़्यादातर हम एयरपोर्ट पे चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से अब्रॉड या अब्रॉड से पाकिस्तान ट्रैवल करें तो आपका सारा सामान विद योर बॉडी सर्च वो कंप्लीट किया जाता है। सही। उसमें कोई भी अगर कंसीलमेंट है, जैसे पिछले दिन हमने एक केस किया था, उसमें जूते की सोल में से हमें करेंसी बरामद की थी हमने। तो पहली बात तो आप ये भूल जाएं कि एयरपोर्ट से आप बगैर पकड़े जा सकते हैं। सही है। सेकेंडली आप बहुत केयरफुली किसी और के बिहाफ पे अगर आप करेंसी लेके जा रहे हैं, जैसे आप वहाँ की कोई रूममेट है, कोई साथ आपके जॉब करता है और वो कहता है कि मेरी फैमिली से आप ले आइएगा, मेरे दोस्त से ले आइएगा, मुझे ज़रूरत है, तो डू नॉट टेक एनी करेंसी फॉर एनीवन एल्स। किसी और के लिए तो बिल्कुल लेके ही मत जाएं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लेके अपने ऊपर लें। सेकेंडली, अगर फिर भी कोई बहुत मजबूरी है और आपने लेकर जानी है, अगर आपने वो पैसे बैंक से विड्रॉ नहीं किए या किसी रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजर से विड्रॉ नहीं किए तो एक दफ़ा उसको चेक ज़रूर करवाएं बैंक से। सही। क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान हमने 4 जाली करेंसी के केसेस पकड़े हैं एयरपोर्ट पे, एंड दिस इज अ सीरियस क्राइम। अच्छा, अभी आप क्या समझती हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं? क्या क्या चैलेंजेस हैं? मुल्तान में तो गर्मी बहुत ये सबसे बड़ा चैलेंज। उसके अलावा हर चैलेंज ओवरकम हो जाता है विद टीम वर्क, विद गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स। मेरे बॉसेस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, मुझे घर और काम दोनों बैलेंस करने हैं। तो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, माय फैमिली, इन लॉज, माय मदर, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। अच्छी बात है। और फिर वो कहते हैं ना, सबकी सपोर्ट हो तो फिर इंसान जो है वो काम आगे करता ही रहता है, मजीद उसमें जो है वो एफर्ट्स उसकी जारी रहती हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो है जाहिर सी बात है मुसाफिरों के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होता है, कोऑपरेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा तंग करते हैं? बस वो हम हर इंसान को अल्लाह ने बराबर नहीं बनाया, तो वो मिक्स्ड होता है, लेकिन हमारी 100% यही कोशिश होती है कि हम फैसिलिटेटिव मोड में रहें। सही। आपको तकलीफ कम से कम हो, आपका सिर्फ पासपोर्ट देख के हमें ये पता चल जाए कि क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कस्टम वाले बहुत तंग करते हैं उनकी बड़ी शिकायत, उनकी आम इदारे के साथ बड़ी शिकायत है। ऐसी कोई बात नहीं, स्पेशली जब से मैं आई हूँ शायद 1 या 2% रह गई होंगी कंप्लेंट्स एयरपोर्ट पे। अच्छा, जो गाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे, जिस तरह गाड़ियों की चेक एंड बैलेंस जो है उसके हवाले से भी बताइए कि कस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। अगर तो आपके घर में एनसीपी व्हीकल है और आपने खुद ली है तो आप ये बात उस दिन सोच लें कि कस्टम वाले से आपकी मुलाकात होनी होगी। तो यूजली तो यही है कि जो रोड पे हमारी टीम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड्स घूम रहे होते हैं डिफरेंट स्मगलिंग एक्टिविटीज़, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो जैसे ही उनको कोई एनसीपी व्हीकल मिलेगी वो रोकेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर आपके साथ फैमिली है तो वो आपको एक प्रॉपर टाइम देंगे अपनी फैमिली की अरेंजमेंट करने का। ठीक है। आप घर से किसी और को बुला लें या कोई टैक्सी, रिक्शा, समथिंग, आप उनको सेफ पहुंचा दें। फिर वो आपसे गाड़ी के लीगल कागजात मांगते हैं,
आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर वगैरह चेक करते हैं, ठीक। और अगर उनको डाउट है और उनके सिस्टम पे शो नहीं हो रही वो व्हीकल की लीगल इंपोर्ट नहीं है, तो फिर वो उसको डिटेन कर लेंगे, और डिटेन करने के बाद वो आपको एक डिटेंशन पेपर देंगे। ठीक है। कोई भी बंदा ये कहता है कि मैं कस्टम्स वाला हूँ और आप मुझे गाड़ी दे दें, और वो आपको जवाब में कोई डिटेंशन पेपर नहीं देता, तो आप उसको अपनी गाड़ी हैंड ओवर नहीं करें। ठीक है, तो कुछ एहतियात जाहिर सी बात है उस हवाले से। बिल्कुल जाहिर है, वो कोई भी बंदा आके कोई ये भी नहीं आके कह सकता आपको कि मैं कस्टम्स वाला हूँ और आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, आप मुझे दे दें। जाहिर भी, तो फ्रॉड्स भी तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो हो रहे हैं। यूनिफॉर्म लोग पहन कर चले जाते हैं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फिर मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर वो गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है तो उस हवाले से भी बताइएगा, फिर उसके बाद का जो आगे प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरीके से वापस जो है वो गाड़ी ली जा सकती है? आसमा, पहली बात तो ये कि जो एनसीपी व्हीकल पकड़ी जाती है वो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। नहीं मतलब अगर अच्छा, लोगों को अक्सर ये लगता है कि अच्छा फिर ड्यूटी का ही मसला है, हाँ। तो हम आपको कस्टम्स ड्यूटी पे कर देते हैं, आप हमें व्हीकल वापस कर दें। ठीक है। उस पर स्मगलिंग एक्ट के लॉज लग जाते हैं। ठीक है। कि ये स्मगल होके आई है, तो है। उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप सिर्फ ड्यूटी दे दें और गाड़ी वापस ले लें। तो वो गाड़ी कॉन्फिस्केट हो जाएगी 100%। उसके बाद अगर किसी ने बहुत शौक से ली होती है, किसी को अपनी गाड़ी से बहुत लगाव होता है, तो वो हम ऑक्शन करते हैं, पब्लिक ऑक्शन। ठीक है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके फिर फुल प्राइस प्लस ड्यूटी एंड टैक्सेस वो पे करके फिर आप वो गाड़ी ले सकते गाड़ी हैं। सर, मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जहां इतने सारे हम मसाइलों की बात करते हैं, वहां हमारे जनूबी पंजाब में और फिर हमारे स्पेशली मुल्तान में जो है, अगर बारिश हो जाए या कुछ भी इस तरह की, जिस तरह अभी मुहर्रम है, तो हम देखते हैं हमारे रोड जो हैं वो अभी तक टूट फूट का शिकार हैं। उस पर कितना काम हो रहा है, इस हवाले से जो है हम ज़ुहैब से जानेंगे। ज़ुहैब, क्या कहेंगे, क्योंकि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और अभी जिस तरह से मुहर्रम के हवाले से था कि इसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाए कि तमाम सड़कें जो रोड्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो तैयार किया जाए, ताकि जिस तरह से जुलूस वगैरह निकलेंगे तो शहरियों को कोई मुश्किलात ना हो। देखिए, ये जो सड़कों का इशू है, ये तो पाकिस्तान बनने से स्टार्ट जो है वो शुरू हो चुका था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंतहाई वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा मौजूद है। अगर हम सीवरेज की बात करें तो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया, हमने एक इंटरव्यू करने गए राइटर्स कॉलोनी, मासूम से रोड से बिल्कुल मलिक का राइटर्स कॉलोनी। अब कॉलोनी का नेम इतना अच्छा है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको 2-2 फुट पानी से जो है वो गुजरना पड़ेगा। मतलब कि इलाका मकीन जो है वो घरों में महसूस होकर रह चुके। तो वो अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ लाइव, तो वो एक बुजुर्ग आके रोने लग गया और वो कहता है कि हमारे घरों के जो जनाजे हैं वो भी इसी गंदे पानी से जो है वो जाते हैं। अब वहाँ पर दुख का आलम जो है वो ये है कि मजहबी जो त्यौहार हैं वो भी जो है उन दिनों भी वासा को जो है वो ये ख्याल नहीं आया कि उस पानी की निकास को जो है वो तो खैर वासा भी कब तक जो है वो पानी को जो है वो निकाल सकेगा, जब सीवरेज के इतना पुराना सिस्टम जो है वो ड्रेन सिस्टम जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेगा। इसी तरह हम अगर सड़कों की बात करते हैं, बीसीजी रोड की बात करें या फिर हम वो ट्रक अड्डे की बात करें, तो वहाँ पर जो रोड की या सड़कों की जो हालत है, वहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो उसके बाद आप अपनी हालत जो है वो नहीं देख सकते। मतलब कि इतनी धूल मिट्टी बीमारियाँ और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार भी जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल। अब लोगों ने वोट किस चीज़ के लिए देते हैं कि आएँ काम करें, मतलब कि इस तरह के डेवलपमेंट के हवाले से तो काम होना चाहिए। लेकिन मुल्तान के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि जो कौमी असम्बली में जो कायमा कमेटी होती है उसमें चेयरमैनशिप्स होती है, तो उस अब्दुल कादिर गिलानी को जो है वो डेवलपमेंट की चेयरमैनशिप जो है वो दी गई है। होप्स हो कि इससे जो है वो मुल्तान में कुछ तरक्याती काम भी होंगे, सीवरेज के भी काम होंगे, और इस तरह लोगों के जो मसाइल है वो भी जो है वो हल हो सकते हैं। अब इस तरह मुहर्रम आ गया, तो मुहर्रम के रूट्स पे अभी हमने कल विजिट किया, तो वो सिर्फ कहीं कहीं पैचेस थे, तो उसको जो है वो फिलअप किया जा रहा था, वो भी आर्जी तौर पे। मतलब कि कोई देर पा हल या कोई सोल्यूशन की तरफ जो है वो हम लोग नहीं जाते। हम लोग भी जो है वो सिर्फ फर्जी की सिर्फ ये इवेंट गुजर जाए, उसके बाद ये आवाम जो है वो ज़िल्लो ख्वार जो है वो होती रहे। तो इस तरह की हमारी एक माइंड को जो है वो डेवलप कर दिया गया है कि बस आपने फर्जी जो हैपनिंग है उसको जो है वो अटेंड करना, उसके बाद
बाकी चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी जो जिस तरह के मसाइल हैं। तो सो फार नहीं सोचते, मतलब कि देर चीज़ों को जो है वो नहीं सोचा जाता, जो कि हमारे एक बहुत बड़ा फेलियर भी है, हमारे अपने लोगों का, बल्कि हमारा खुद का फेलियर है कि हम लोग ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो सिर्फ झूठे वादे करने के बाद फिर जो है वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलते। तो इस तरह की पॉलिटिक्स से भी बाहर निकलना होगा और इस तरह के अपने माइंडसेट को भी जो है वो चेंज करना होगा। हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते हैं कि किसी ने आईटी पार्क का नारा लगा दिया, किसी ने किस चीज़ का नारा लगा दिया, किसी ने किस चीज़ का नारा लगा दिया, किसी ने जनूबी पंजाब का नारा लगा दिया। आईटी के हवाले से भी बात करूंगी कि अली कासिम जो है वो बड़े आए थे एनर्जेटिक होकर, और मुझे लगा था कि शायद वो वाकई यूथ के लिए जो है वो कुछ अच्छा करेंगे। और फिर जिस तरीके से स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा जी, यहाँ पर मिनिस्टर भी आए और उन्होंने भी आकर कहा कि जी यहाँ पर खेलों के मैदान जो हैं वो बनाए जाएंगे। खेलों के हवाले से तो वो मिनिस्टर को भी लेकर आए थे। वो मिनिस्टर आए थे और एक जो ग्राउंड जो है वो बनने भी जा रहा है। तो अब हल्के के लोग भी उनको नहीं छोड़ते, मतलब फातिहा खाने और इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे तो फिर ही जो है वो आप किसी और चीज़ की तरफ जो है वो जाएंगे। मतलब कि अब 2 दिन वो आते हैं गिलानी साहब, वो आके भी वो फिर फातिहा खाने करके और वो चीज़ जो है वो चले जाते हैं। इन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे, ताज़े प्रोग्राम से जब आप बाहर निकलेंगे, तभी जो है वो आप शहर की तरक्की, शहर के नौजवानों के लिए जो है वो सोच सकेंगे, कोई वर्क जो है वो हो सकेगा। लेकिन जहाँ पर स्पोर्ट्स की बात है तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे, मैं खुद भी उनके साथ, हमने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था, तो वो भी जो है वो अब झोंक मैच में भी अब बनने भी जा रहा है, बल्कि उसके अप्रूवल भी जो है वो हो चुके हैं, फंड्स भी जो है वो आ चुके। एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो है। तो हमारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त अगले इलेक्शन में बड़ा कड़ा एहतसाब लेंगे कि हमारे लिए आपने क्या किया। अब लोग वो चले गए हैं, बिरयानी वाले दौर खत्म हो गया, अब लोग सोचते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए कल भी मैं देख रही थी कि हमारे 90% अभी जो बजट के बाद जो हम देख रहे हैं, लोग पहले भी मूव कर रहे थे नौजवान हमारे यहाँ से, बहुत वो कहते हैं ना कीमती हमारा सरमाया, और जब यहाँ से मूव कर जाएगा तो फिर पाकिस्तान में क्या बचेगा। और कल मैं देख रही थी कि लोग धड़ाधड़ जो है वो अब कोशिश में लगे हुए हैं, और एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। इस टाइम यूथ हमारी बाहर जा रही है, यहाँ के हमारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, यहाँ के हमारे इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से बाहर के ममालिक जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको तो लोग चाहिए। और फिर जब उनको सबसे ज़्यादा ये होता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस काम में ये होता है कि एक तो मेहनती होते हैं, यहाँ पर मेहनत ना करें लेकिन बाहर जाकर मेहनत ज़रूर करते हैं। तो बाहर जब काम कर रहे होते हैं, एक तो जाहिर सी बात है उनको ये होता है कि फाइनेंशियल जो है वो हमारी सपोर्ट भी होगी, फैमिली को भी हम देख सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि बहुत आगे आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वाले से तो आपको भी बेहतर ही पता होगा मरियम, एयरपोर्ट जिस तरीके से हमारी यूथ जो है वो बाहर जा रही है, दोनों तरह के लोग जा रहे होते हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं बाकायदा, अपॉर्चुनिटीज़ जिसको जहाँ अच्छे मिले, ऑफ कोर्स वो तो उनका राइट है। और सेकेंडली खासकर जनूबी पंजाब के एरिया में मैंने देखा है कि मजदूर बहुत ज़्यादा हाँ। अब आप इमेजिन करें कि मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो सऊदीया, दुबई, वहाँ जहाँ है ही डेजर्ट्स हैं, वहाँ ये बच्चे छोटी छोटी उम्रों के जाते हैं और मजदूरी कर रहे होते हैं इतनी गर्मी में, हर तरह की उनको मुश्किलात का सामना करना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहते हैं कि फिर जब यहाँ पर लोगों के लिए जब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उनको वो नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, काम नहीं मिलेगा, तो फिर वो यही सोचते हैं ना किसी तरीके से लीगल, अच्छा इलीगल तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जिनके पास उस तरीके से वसाइल नहीं होते तो वो किसी भी तरीके से जाने को वो ये समझते हैं कि चाहे वो रिस्क भी लेना पड़ जाए तो वो रिस्क लेने से भी बाज नहीं आते, वो इलीगल तरीके से भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन 90% वो फ्रॉड्स का शिकार भी हो जाते हैं कि एजेंट ने पैसे लिए कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, 2 महीने बाद आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें, और वो एजेंट अपने ऑफिस समेत गायब हो जाते हैं 2 महीने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल अच्छा, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानेंगे, जिस टाइम लोग हम यहाँ पर ऑक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई इस हवाले से आपके कोई प्रोग्राम्स वगैरह भी रखे जाते हैं, ऑक्शंस के हवाले से भी कोई डेट जो है वो बताई जाती है? ऑक्शन हमारी हर मंथ 2 से 3 दफ़ा होती है, हमारे ऑफिस में होती है। और ऑक्शन डेट से 1 हफ्ता पहले FBR की वेबसाइट पे एक लिस्ट हम डिस्प्ले करा देते हैं कि इस दफ़ा अगर 10 तारीख को ऑक्शन है तो उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें गाड़ियाँ भी होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं, कपड़ा, टायर्स, हर तरह की चीज़ें जो हैं, और इम्पोर्टेड, जेन्युइनली इम्पोर्टेड। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल इसमें मज़ीद आपसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम मरियम से जान रहे थे कि क्या क्या चीज़ें जो है ऑक्शन में होती हैं और जो लोग जो हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। जी, आसमा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ऑक्शन से एक हफ्ता पहले लिस्ट अवेलेबल होती है FBI की वेबसाइट पे। उसमें से आप अपनी मर्जी की चीज़ दो पसंद चीज़, कर हाँ, सकते हैं कि ठीक है। ये है जो मैं लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा है, तो आप जिस दिन ऑक्शन में जाएंगे आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए ठीक ओरिजिनल, है। और आपके पास कुछ कैश या बैंक ऑर्डर, पे ऑर्डर वगैरह होना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ जब आप बैठते हैं तो सबको एक ओपन अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोली बोलने की। हम मिनिमम वैल्यू बता देते हैं कि आप लेट्स से 40,000 से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर एक बोलेगा 45, दूसरा बोलेगा 50। तो जो लास्ट बोली होती है जिसके बाद खामोशी हो जाती है फिर वो पे जीत उसको जाता हम है। कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर हम ठीक है। उसको अपनी वैल्यूज के साथ मैच करके देखते हैं। डिफरेंट ऑफिसर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर उस गवर्नमेंट के हक में जा रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ठीक है। उसमें हमें लगता है कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो फिर वो हम रिजेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन में दोबारा उसको लॉट को अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो भी एक पूरा तरीकेकार है जिसको आप फॉलो करते हुए जो भी आपने चीज़ वहाँ तो से अगर आपने लेनी है। हाईएस्ट बिड बोली है तो वो आपका राइट नहीं उस टाइम बन गया कि आप चीज लेके ही जाएंगे। उसके बाद वो एनालाइज होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप तक चीज़ पहुंचेगी। तो ये कहते हैं हर चीज़ के लिए मुश्किलात हैं, उनको आप पार करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आप हासिल कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही ज्वाइंट चेक पोस्ट के हवाले से जो है वो कस्टम को क्या दरपेश मसाइल हैं, इस हवाले से बताइएगा वो ज़ुहैब। देखिए, अभी हमने रिसेंटली विजिट किए हैं ज्वाइंट चेक पोस्ट को, और अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कलेक्टर कस्टम्स इमरान खान बुखारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हदायत पर जो है ये चेक पोस्ट का काम जो है वो अमल में लाया कि ज्वाइंट चेक पोस्ट जो है वो बनाई जाए। ज्वाइंट चेक पोस्ट पर बेसिकली मुख्तलिफ एजेंसीज जो है वो वर्क करती है स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। उसमें रेंजर्स भी होती हैं, उसमें दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी होते हैं, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं, उसमें कस्टम्स भी मौजूद होता है, उसमें पुलिस भी मौजूद होती है। तो डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो ज्वाइंट चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं। तो अभी हम डीजी खान के इलाके में गए तो हमने मुख्तलिफ 4 एक चेक पोस्ट का जो है वो विजिट भी किया। आज तक सरवर का किया, त्रिमन का किया, उसके अलावा हमने गाजी घाट का किया, और इसके साथ साथ हमने एक और चेक पोस्ट है उसका भी जो है वो हमने विजिट किया। तो जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं तो बहुत सी आई थिंक लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर जो फेस कर रहे हैं कस्टम्स के एहलकार। शदीद गर्मी, मतलब कि उस एरिया में इतनी शदीद गर्मी और कस्टम्स के पास वहाँ पे कोई कमरा तक मौजूद नहीं है, कोई सायेदार जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर कस्टम के एहलकार जो हैं वो वहाँ पर खड़े। इवन कि उनके पास कुछ चेक पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर वेयर हाउस ही नहीं, मतलब कुछ सामान रिटेन करते हैं तो उसको कहाँ पर रखना है, तो वो उनके पास वेयर हाउस भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ मतलब कि उन्होंने रेंट पर जो है वो जगह ली है। और कुछ चेक पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर इर्द गिर्द और कई किलोमीटर्स तक तो खाने पीने की कोई चीज़ ही नहीं वहाँ पर मौजूद नहीं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात। जैसे अगर हम त्रिमन की बात करें तो बड़ी ख़तरनाक चेक पोस्ट है, और त्रिमन आखिरी चेक पोस्ट भी है अपने आप की। उसके बाद आपका KPK जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि DI खान जो है उससे त्रिमन चेक पोस्ट से कुछ 3 से 4 किलोमीटर के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। तो त्रिमन के अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें तो वहाँ पर DI खान में भी कस्टम्स के एहलकारों पर एक अटैक हो चुका है। राउंड अबाउट की 5 एहलकार जो हैं वो उसमें जाम शहादत नोश की। अगर हम इस तरफ देखें तो वहाँ पर एक झंगी पुलिस चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी जो है वो अटैक हो चुका है। और जिस जगह पे हम भी मौजूद थे वो भी बड़ी डेंजरस जगह थी, हमें वहाँ पे कहा भी जा रहा था कि आप फौरी तौर पे जो है वो यहाँ से मूव भी कर दें। एक हैपनिंग जो है वो एक दिन पहले वहाँ पर हो भी चुकी थी, 2 लोगों को रेंजर्स के लोगों को जो है वहाँ से उठाया हुआ था। तो इस तरह की हैपनिंग जो है वो वहाँ पर होना मामूल बन चुकी है। इसी तरह अगर हम दीगर सखी सरवर चेक पोस्ट पे देखें, वो भी पहली चेक पोस्ट है, मतलब कि आप बलोचिस्तान के तरफ वो आते हैं तो वहाँ पर भी ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है वो इक़दाम हमने देखे। वहाँ पर एहलकार जो है जो कुछ है। सबसे अच्छी चीज़ जो हमें ये लगी कि कम नफरी और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के बावजूद भी वहाँ पर जो एहलकार मौजूद हैं वो चौकस है, मतलब कि उनके हौसले जवां हैं। मतलब कि वो ये परवाह नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने जिस मकसद के लिए हमें यहाँ पर लगाया गया हमने उस मकसद को जो है वो पूरा करना है, यानी कि स्मगलिंग के खिलाफ हमने एक्शंस करने। तो इस तरह हमने देखा कि उनके हौसले भी जो है वो जवान थे। तो फिर हम वहाँ गए, हमने उन इशू को हाईलाइट भी किया और मुसलसल जो है वो इस इशू को जो है हाईलाइट 3 रोज तक भी जो है वो करते हैं। होप सो कि कोई बेस्ट उन एहलकारों के लिए जो है वो कोई डिसीजन गवर्नमेंट भी जो है वो लेगी। तो इसी तरह हमारी सरहदों पर भी जो है वो लोग मौजूद हैं स्मगलिंग के खात्मे के लिए। जिस तरह
मैडम है एयरपोर्ट को लुक आफ्टर करती हैं, वहाँ पर स्मगलिंग के लिए मतलब कि तरह तरह के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारा एयरपोर्ट ऐसा है कि जहाँ पर इग्नोरेंट लोग ज़्यादा होते हैं, उनको नहीं पता होता ना कितनी करेंसी जो है वो लेके जाने। यहाँ के लोग बहुत जल्द जो है वो फंस जाते हैं, लोगों को नहीं पता होता, ट्रैवल एजेंट्स उनको फंसा देते हैं, उनके बैग में कुछ चीज़ ऐसे रख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब माली साल में अब हज के हवाले से भी हालांकि लोगों का एक परसेप्शन डिफरेंट है कि लोग तो कस्टम के ऑफिस जाने से डरते हैं कि शायद हम जाएंगे हमारी सही गाड़ी भी पकड़ लेते हैं ये जेस्टर भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो इस परसेप्शन को भी हमने मीडिया के थ्रू जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की और रियलिटी ये नहीं कि हम कोई स्क्रिप्टेड चीज़ लोगों को दिखाते हैं, हम रियलिटी दिखाते हैं कि ये चीज़ जो है वो हैपनिंग हो भी रही है। और होप सो कि रोही के नाज़रीन जो हैं वो इसे लर्न भी करेंगे और इसे कवानीन है उसको भी देखेंगे और इदारों के साथ दोस्ती अच्छी बात है। सही है। और ये बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही ज़ुहैब आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। और इसके साथ ही हमारे रोही के जी चीफ कैमरामैन हैं मुजाहिद सुल्तान, आज उनकी बर्थडे है, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे, यूं ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रोही में काम करते रहें। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अदनान नईम, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अली, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। आज खेलों की बात होगी और खेलों के साथ साथ जो है हम ये भी बात करेंगे कि खेलों के दौरान जो है वो चोटें लग जाती हैं, उन चोटों के हवाले से जो है किस तरीके से उन चोटों का एहतियात बरत सकते हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगे कि फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है खेलों में। तो कुछ ये भी जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे इस टाइम स्पोर्ट्स के हवाले से भी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस टाइम जो है हुकूमत, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे जो हाँ बड़ी कम होती हैं, लेकिन अगर हम उन एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, फंड्स के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हम जानेंगे अदनान से कि क्या क्या काम हो रहा है इस टाइम। सबसे पहले तो हम अदनान से जानेंगे ना इस टाइम स्पोर्ट्स के हवाले से क्या काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जो है उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो सीएम साहबा ने, जिसका नाम है खेलता पंजाब। तो उसके तहत हम बहुत सारी तकरीबन 92 तहसीलें हैं और जिसमें आप कह सकते हैं कि सूबाई हलके हैं, उनमें ग्राउंड्स नहीं थे, तो उसमें हम जो है स्ट्रेट लैंड पे ग्राउंड्स बना रहे हैं मल्टीपर्पज़, जिसमें बच्चों के लिए यानी कि ऐसी 3 या 2 या 4 एकड़ तकरीबन हों जिससे ना वो उस गांव में या उस कस्बे में जहां नहीं है कोई चीज़ या शहर से दूर हैं, तो वहां पे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बच्चे वहां से कर सकें, वहाँ से भी हमारे पास ग्रास रूट लेवल से टैलेंट आ सके। तो उसमें निशानदेही हो गई है लैंड्स की, काफ़ी हद तक एनओसीज़ वगैरह भी मुकम्मल हो गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा जो हमारे पहले से ही जो ऑपरेशनल ग्राउंड्स हैं उनकी अपग्रेडेशन का काम अब मज़ीद तेज़ी से स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये हमें तकरीबन 2 माह लगे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड्स, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन होती है, फिर इसमें हमने इसकी देखना होता है कि यहाँ पे फिजिबल है या नहीं है। तो हमारा जो इदारे के साथ हमारा PMU अटैच है, वो और सारी टीमें हम लोग जाकर फिर उसको फिज़िकली सारी चीज़ें चेक करके, और हमने इसमें अब हुकूमत ने हमारी ने एक ये नया काम ये स्टार्ट किया है कि पब्लिक और प्राइवेट जो है पार्टनरशिप के तहत भी हम कुछ ग्राउंड्स वगैरह के जो है उसकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो पहले ग्राउंड्स वगैरह से महरूम थे, एक तो ग्राउंड भी आएगा, फिर वो उनके ही साथ हम उसके साथ एक छोटी सी कमेटी बनाएंगे जिसमें उनके लोग भी होंगे और सरकारी लोग भी होंगे। तो वो उसके ऑपरेशनल भी रखेंगे और वहाँ के सारे मामलात भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब ग्राउंड्स वगैरह बनते हैं तो उनको पानी वगैरह के लिए वहाँ मोटर और ये छोटे से हमें वहाँ पे ये चीज़ें बना के देनी पड़ती हैं। तो इन सब की जो है वो वहाँ पे
उसको कैसे ऑपरेशनल रखना है, और बिजली मीटर, उसकी बिलिंग, ये सारी चीज़ें ये वो वहाँ के मकामी लोग संभालेंगे। तो ये खेलता पंजाब जो है हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के हवाले से ये कर रहा है। और उसके अलावा हमारे महकमे ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम लोग तहसील के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और डिवीज़न के लेवल पे हमें पेजेस बनाने का एक नया हमें काम दिया गया। उस पे पेजेस पे ही होगा, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ उस पे लगती रहेंगी, और उसके फॉलोअर्स वगैरह जैसे भी है वो मकामी लोग होंगे, वो देखते रहेंगे कि स्पोर्ट्स क्या हो रही है और महकमा क्या कर रहा है। तो उससे ये होगा कि बहुत एक अच्छा जेस्चर जाएगा, और वो नए बच्चों को, अपने बच्चों को भी भेजेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो वो फिर आसान होती है अडॉप्ट करना। तो वो बच्चों को भेजेंगे ताकि वो भी सेहतमंद सरगर्मियों का हिस्सा बने। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे यहाँ। वो कहते हैं तालीम के साथ साथ जो है वो आपके खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप मेंटली भी, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, गुस्से में हम देखने आजकल तो बच्चे भी जो है वो जहनी मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार है। तो स्पेशली ये है कि बंदा ज़रा फ्रेश भी रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहता है, और अब थोड़ा सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से भी होती है, तो फिर बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही हम डॉक्टर अली से जानेंगे, इस टाइम जाहिर सी बात है जब आप खेल रहे हो तो खेल में आपको जो है वो चोट भी लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो इस हवाले से बताइए कौन सी ऐसी कॉमन चोट है जो खेलों के दौरान जो है वो लग सकती है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, तो डेली रूटीन में जो मैं इनकाउंटर कर रहा हूँ, जो लोगों मुझे मिलते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं चोटों के साथ, तो ख़ास तौर पे घुटने की जॉइंट की चोटें ये बहुत कॉमन है। इसके साथ एल्बो जॉइंट की चोटें ये भी बहुत कॉमन है। और अगर हम देखें तो शिन बोन या एंकल बोन जिसे हम कहते हैं, इसका मोच आ जाना, ये भी काफ़ी कॉमन है। ये यंग बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है, और जिससे थोड़े से ग्रोन अप हैं जो अर्ली 20s में है या अर्ली 30s में है, तो उनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्पोर्ट्समैन को भी, और वो पर्सन जो डेली जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी भी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो उन लोगों में आमतौर पे लोअर बैक एक की कंप्लेंट बहुत बहुत कॉमन है। और लोअर बैक एक इसलिए मैं जिक्र करना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये आपकी जो वर्किंग क्लास है, तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो डेली बेसिस पे बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है स्पोर्ट्समैन को, या वो लोग जो अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं और डेली एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ रही हैं आजकल हमें क्लिनिक्स पे पेशेंट्स के हवाले से, स्पोर्ट्समैन के हवाले से। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यही चोटें जो हैं वो आगे इनको इग्नोर कर दिया जाए तो ये आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। होता है ना कि हम थोड़ी सी भी चोट आ गई है या फिर हम आगे मोच आ गई है तो हम घर में ही मोस्टली होता है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर वक्ती आपको रिलीफ मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं कि बस हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अच्छा, कौन सी चोट जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की है। लोग कोशिश करते हैं घर में ही उसको एहतियात करें, बाम लगा लेते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं, किसी तरीके से वेट कराते हैं उसको। अक्सर पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने बहुत टाइट किस्म की बैंडेजेस कराई होती हैं, तो जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो पाँव उनका इतना सूजा पड़ा होता है, वो एक चोट वो बिगड़ कर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई होती है। तो ये तो एक बेसिक इशू जो आपका जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो उसके बचने की कुछ तदाबीर हैं कि जो हम कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उससे बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। एक तो जब भी स्पोर्ट्स प्लेयर को ये मेरी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि जब भी वो स्पोर्ट्स करें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जाते हैं और जाते के साथ अगर क्रिकेटर है वो बैट पकड़ेगा और बैटिंग शुरू कर देगा, बॉलर है तो फुल पेस में बॉलिंग शुरू कर देगा, कोई फुटबॉलर है तो वो सीधा ग्राउंड में उतर के 90 मिनट्स प्ले में शुरू हो जाएगा। तो दिस शुड नॉट बी द वे, ये तरीका नहीं होना चाहिए। तरीकाकार ये होता है, आप जाएँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको पानी का इस्तेमाल, आजकल की गर्मी का मौसम है तो इस हवाले से भी पानी का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल, ये चीज़ें, उनकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा हो। फिर जब वो गेम में उतरें तो गेम में उतरने से 15 से 20 मिनट पहले वो अपनी बॉडी को स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस कराएं। मसल्स जब आप बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, तो इस वक्त एक्टिविटी लेवल चूँकि हमारा बहुत कम है तो वो उनमें ब्लड फ्लो उस तरीके से नहीं होता है। आप स्ट्रेचेस करते हैं, मसल जागता है, वो एक्टिव होता है, बॉडी गर्म होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, फिर आप गेम में उतरें। एंड सिमिलरली जब आप गेम से फ्री हो जाएं तो यही वे होना चाहिए कि आप स्ट्रेचेस करें, हल्की वॉक करें, बॉडी को कूल डाउन करें,
पानी पिएं एंड देन आप अपनी रूटीन में वापस आएं। सो अगर हम ये तदबीर अपनाएंगे तो हम बहुत सारी चोटों से, इंजरीज से बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अदनान भी स्पोर्ट्समैन है माशाल्लाह से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखें डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। मैं 3 स्पोर्ट्स से मुंसलिक रहा हूँ। मैं ताइक्वांडो से और फुटबॉल से और क्रिकेट का मैं ज़रा ज़्यादा अच्छा खेल गया फर्स्ट क्लास तक। तो उसमें ज़्यादा अच्छा खेल गए भाई वो हम आपने देखना होता है ना कि आप किस में अच्छे हैं, तो उसमें फिर आपको टाइम, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्रिकेट में ज़्यादा था जी, फिर क्रिकेट में चला गया तो फिर पूरी दुनिया भी घूमा क्रिकेट में काफ़ी। तो ये देखें ना, लेग्स इंजरीज जैसे बताया, एंकल है नहीं, ये तो होती है ना, तो इसको रेस्ट से ही ठीक करना पड़ता है। अभी जैसे हमारा अरशद साहब हैं जो जेवलिन थ्रोअर हमारा, वो भी गए हुए थे पेरिस, तो 2 सर्जरीज हुई हैं उनकी, तो उससे वो काफ़ी अरसे के बाद, मेरे ख्याल 2 साल के बाद उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो 4th आए हैं। तो 84 मीटर गालिबन समथिंग उन्होंने फेंका है, लेकिन अच्छा था। इंजरीज़ का ये होता है कि एक इंसान अगर उसको प्रॉपर टाइम नहीं देगा ना इंजरी को हील अप के लिए, तो वो फिर उस तरीके से 100% नहीं हो सकेगा। तो स्ट्रेचिंग तो लाजमी हिस्सा है, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग स्ट्रेचिंग करते थे तो हमारे महल्ले वगैरह में इतना नहीं होता लोगों को, तो हम लोग स्ट्रेचिंग करते थे ना खेलने से पहले और फिर खेलने के बाद, तो वो लोग कहते थे ये खेल के हटे हैं तो दोबारा से स्ट्रेचिंग करें, तो वो वापस चीज़ें अब मसल्स जो हैं रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स करने तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सबको पता चल गया कि भाई ये सही कर रहे हैं, इसी तरह होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नान, आपको वैसे खेलते हुए कभी चोट लगी? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा? मुझे याद भी नहीं कितनी दफ़ा लगी है। मेजर मेरी जो है इंजरीज, मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया था इधर, और अभी तक वो ऐसे ही है। डॉक्टर साहब को पता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। और एक दफ़ा मैं मुल्तान स्टेडियम में मैं कीपिंग भी किया करता था, उसमें ये उंगलियों, ये जॉइंट्स जो है ना, ये इनमें फ्रैक्चर भी हो जाता है अक्सर गलत। तो मेरे इधर फ्रैक्चर हो गया था फास्ट बॉलर की बॉल थोड़ा स्विंग करके। तो हमारे ना कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि वो हो जाएंगी। जैसे पुल खेलते हुए हमारे बैट से ही बॉल लग के हमें लग जाती है, पुल ना हो, स्विंग हो जाए या बैट से बॉल। और बाकी कॉन्टैक्ट इंजरीज होती हैं, जैसे फुटबॉल में होती हैं, प्लेयर्स टकराते हैं एक दूसरे से, उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिब्स में लग जाती है चोट, और या बुरे तरीके से बंदा गिरता है तो सबसे जो है ना वो नाजुक होती है ये हंसली वाली हड्डी, ये सब ज़्यादा ब्रेक हो जाती है सही, अगर आप गलत गिरें तो ये इंजरीज तो खेल का एक हिस्सा है बिल्कुल। आप मेरे हिसाब से खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो मुकम्मल वापस आए, जो मैच में से भी कोशिश करे अपने आप को बचा के रखे, वो टीम के लिए भी अच्छा होगा, उसके करियर के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं वो आनी होती हैं, तो अब वो कहते हैं ना, ये तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश जब आती है तो वो फिर वो ब्रेक होती है आपकी लाइफ में। उससे आपको जब आप घर में उस इंजरीज को गुजार रहे होते हैं तो आप मज़ीद सोचते हैं, मज़ीद अच्छा खेलते हैं फिर जाके, और दूसरों को भी समझाते हैं कि ये वाली चीज़ इस तरीके से नहीं करनी। तो इंजरीज तो एक प्लेयर हो और इंजर्ड ना हो तो वो फिर प्लेयर भी नहीं होता ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जैसे जॉइंट्स में अगर आप गिरते हैं, खिलाड़ी गिर जाते हैं, तो उनको अगर इस तरीके से जॉइंट्स का मसला हो जाए तो जाहिर सी बात है उनके लिए खेलने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या आया ये कितना खतरनाक होता है प्लेयर के लिए? एक्चुअली इसको रिहैब प्रोसेस बोला जाता है कि चोट लगने के बाद रिकवरी टाइम कितना है, ये डिपेंड करता है इंजरी पे। समटाइम्स इंजरीज आर माइनर, मामूली इंजरीज हैं, से फॉर एग्जांपल जोड़ में सूजन आ गई, पट्टे के अंदर कोई सूजन आ गई, पट्टे में ब्रूज आ गया, कोई रग फट गई है पट्टे की, ठीक है, ये इंजरीज माइनर कंसीडर होती हैं। इसमें अगर हम आइसिंग करें, रेस्ट करें, अच्छा एनाल्जेसिक्स पेन किलर लें, और रिहैब प्रोसेस इसमें फास्ट होता है। रिहैब प्रोसेस इसके अंदर 4 हफ्ते से लेके 3 महीने तक होता है। ठीक है। खुदा ना खास्ता इंजरी अगर ज़रा सीरियस नोयत की है कि जिसके अंदर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, या अंदर से लेगामेंट, नी जॉइंट बहुत कॉमन है जिसको ACL लेगामेंट कहते हैं, या जो साइड के कोलैटरल लेगामेंट्स होते हैं। नी में अल्लाह ताला ने 4 लेगामेंट्स रखे हैं जो कि बहुत, और 2 कुशन्स होते हैं। तो अगर इनमें से किसी चीज़ की इंजरी हो जाए तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो पूरा सीज़न
प्लेयर नहीं खेल पाता, उसका रीहैब जो टाइम है 9 मंथ्स का रीहैब है, 9 महीने तक उसने प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है। सही। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में वापस आने के लिए उसको 12 महीने लगते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अगर वो वापस आना चाहता है तो तकरीबन 12 से 18 महीने उसे लगते हैं अपने सेम लेवल ऑफ कैलिबर को अचीव करने के लिए जैसे वो पहले खेल रहा था। तो अदनान की बात बिल्कुल ठीक है कि जस्ट ट्राई टू अवॉइड द इंजरी, कि जितनी इंजरी अवॉइड कर सकें करें, बट वही वाली बात कि स्पोर्ट्समैन हो से इंजरी ना हो किसी लेवल पे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो दैट्स वाई ये साइंस डेवलप हुई है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड सर्जरी ये फुल फ्लेज एक साइंस है कि जिसके अंदर सिर्फ सर्जरीज नहीं की जाती, उसको रीहैब दिया जाता है कि वापस कैसे गेम में आना है। और सिर्फ रिहैब, फिजिकल रिहैब नहीं हम देते हैं, उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेसेस से गुजरता है प्रॉपर प्लेयर, उसको कैसे डील करना है। होता है, जाहिर सी बात है। हाँ, इट्स अ फुल फ्लेज ट्रॉमा। उसकी ब्रेड एंड बटर, उसके खाने पीने का ताल्लुक, उसकी अर्निंग का सोर्स स्पोर्ट्स है, उस पर कितना फाइनेंशियल बर्डन से गुजरता है वो बंदा जब वो एक पूरा साल घर बैठा हुआ है, पैसे लग रहे हैं उसके रादर देन कि वो कमा के लाए। फिर उसके अलावा उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमने मेंटेन करना होता है। सही। हमारे पास प्रॉपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सो इट्स अ होल साइंस। स्पोर्ट्स सर्जरी एंड मेडिसिन पूरी एक साइंस है जो इसीलिए डेवलप की गई, बिकॉज स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा शोबा है हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, जिससे बहुत बड़ा कैपिटल अटैच है, बहुत सारे लोग इससे अटैच हैं। सो दैट्स वाई ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। अच्छा, अब जिस तरह से फिंगर्स के ऊपर जो है आपका फ्रैक्चर हो जाते हैं, आपकी जो है उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉल लग गई है, कुछ अगर कैच पकड़ते हुए या आप गिर गए हैं, कुछ इस तरीके से। अब जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें क्रिकेट मेजर स्पोर्ट है और टू सम एक्सटेंट हॉकी है या फिर हम वॉलीबॉल कह सकते हैं। तो इसमें फिंगर्स का, रिस्ट का और फोर आर्म्स का फ्रैक्चर्स, इनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इनको बोलते हैं आमतौर पे। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब ये है कि उस पर हेयर लाइन फ्रैक्चर जिसको कह लें और फिर आर्म में। तो इसमें फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि इसका जो रिकवरी टाइम है वो शॉर्ट है। इसको हम प्लास्टर के ज़रिए, इसको बैंडेजेस के ज़रिए, इसको हम अच्छे पेन किलर्स के ज़रिए, रेस्ट के ज़रिए हम इस पर अगर प्रॉपर आइसिंग करते हैं तो इसमें रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। ये एक अच्छी बात है एंड फास्ट रिकवरी है, जल्दी पेशेंट वापस आ जाता है। और हमने तो बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं कि वो बैंडेज लगा के और वो गेम सेम डे में भी गेम में चले जाते हैं। अच्छा, होता है ना अक्सर हम खेलों के दौरान कि इस तरह देख रहे होते हैं कि मैच चल रहा हो और उसके दौरान ही खिलाड़ी को कोई बॉल लग जाती है या कुछ इस तरीके से गिर जाता है, तो फौरन से डॉक्टर्स या उसके लिए जो है वो फौरन इमरजेंसी को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है और उसके बाद वो दोबारा से अपनी गेम में इन होता है। एग्जैक्टली। तो वो स्पोर्ट्स जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, वो फॉरेन से आपको लेके जाते हैं, वहाँ से एक्सरेज और स्पेशलाइज्ड टेस्ट, इनको MRI कहते हैं, उसी वक्त एट द स्पॉट हो जाते हैं और ट्रीटमेंट हम फॉरेन से उनको दे देते हैं। फॉरेन से पेन किलर्स, स्प्रे की सूरत में भी पेन किलर्स हमारे पास हैं और अच्छी बैंडेजेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वो बैंडेज करके एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पोर्ट्समैन है वो सेम डे में गेम में वापस भी आ जाता है। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट हैंड इंजरीज। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें जाहिर सी बात है एक खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब वो ज़ख्मी हो जाता है और अगर कोई सर्जरी की तरफ चला जाता है तो उसके लिए जो है वो मेंटली जाहिर सी बात है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर ख़ुद को जो है उस तरीके से प्रॉपर गेम की तरफ या अपने आप को उस तरीके से फिजिकली फिट नहीं समझता। कोई इस तरह का मुश्किल केस आपने हैंडल किया हो? एग्जैक्टली। मैं लाहौर में एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जब काम कर रहा था तो वहाँ पे कबड्डी प्लेयर्स, रेसलर्स एंड पावर लिफ्टर्स जो होते हैं बड़े रेगुलर इनको इंजरीज होती थी शोल्डर की एंड नी जॉइंट की। तो ऐसे बिल्कुल देखे हमने कि जिसने पर्सन जो कि अभी ही वाज प्लानिंग फॉर ओलंपिक्स, जो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था और बहुत अच्छे मतलब वो टॉप पे था एंड सडनली उसको इंजरी हुई है एंड फिर वो नहीं जा सका और मैंने देखा कि उसके 3 मंथ्स में उसने 20 kg वेट लूज किया अपना सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। ऑब्वियसली जिसने 5 साल लगा के बॉडी बिल्ड की, एफर्ट की एंड बिल्कुल ब्रिंक ऑफ टाइम एंड पे आके उसको इंजरी हो गई, वो नहीं जा सका, सेकंड कंटेंटर गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो गया वो भी पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया। बट पॉइंट ये है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा था, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था। सो वही जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि उन्हें प्रॉपर हम साइकोथेरेपी से हमने उनको गुजारा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पोर्ट्स में वापस आ गया है
बट ही स्टिल फाइटिंग फॉर हिज, आई मीन वो रीगेन करने के लिए वो फाइट कर रहा है अभी अपने से। अच्छा, फिर वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप चाहे साइकोलॉजिकली जितने भी उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करें, वो आपको वापस कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में आपको हिट कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो आपका लूज हो रहा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्समैन को, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है वो ये साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है। बिकॉज वो जब स्पोर्ट्स में वापस जाता है ही फील के कहीं मुझे दोबारा इंजरी ना हो। हाँ, ये खौफ आ जाता है एक, हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के बहुत मशहूर स्पिनर हैं जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं। बिफोर इंजरी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब इंजरी हुई, इंजरी के बाद उनकी बॉलिंग में वो नहीं रही बात, तो मेरा उनसे मुलाकात हुई एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यार मुझे यही डर होता है कि कहीं मेरी दोबारा इंजरी ना हो जाए, हाँ। मैं गेम से ही आउट हो जाऊंगा। तो ये इंजरी से री इंजरी का जो डर है, ये बहुत ज़रूरी, मतलब समझें कि उसके दिल में होता है। इसको हमें निकालने के लिए वी ट्राई आवर बेस्ट, बट जितनी भी हमने स्टडीज़ की हैं, रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं, उसमें यही है कि जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि री इंजरी का डर होता है। इसके अलावा उसको और कोई डर नहीं होता स्पोर्ट्समैन को। सही। तो ये इंटरनेशनली एक प्रॉब्लम है, एक चीज़। अच्छा ना, जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करिएगा कि कितनी ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए फिटनेस के हवाले से एक खिलाड़ी को। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है खिलाड़ी को बहादुरी से ग्राउंड में उतरना चाहिए। और वो जैसे बता रहे हैं ना अली, तो जो डरता है ना कि भी मुझे, फिर वो ज़्यादा दोबारा से उसी में शिकार हो जाता है उसी चीज़ का। तो आपको ब्रेवली इस चीज़ का मुकाबला करके और इस चीज़ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंजरी हुई है तो दूसरी इंजरी उससे मुख्तलिफ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बेहतर खेलने लग जाएं। अब हमारे क्रिकेट में एक पोजीशन होती है जिसको सिली बोलते हैं, यानी कि पागल खड़े होते हैं वहाँ, सिली, उसका नाम ही सिली है। वो बैट्समैन के बिल्कुल करीब खड़ा होना पड़ता है ताकि वो अगर बैट एंड पैड खेले तो जो बॉल टच होकर आएगी उसको कैच पकड़ने को। और जब वो ड्राइव पड़ता है तो वो बड़ी ज़ोर से बॉल लगता है। तो मुझे बहुत दफ़ा बॉल लगा है, वो शायद हमारे बॉलर्स देख भी रहे होंगे, वो बड़ा फ्लाइट करके फेंकते हैं बॉल को, तो उधर से कस के शॉट लगती है, वो सिली वाले बंदे को उड़ा देते हैं। तो उस पर बड़ी बॉल लगती है। तो सिली पे खड़ा होना भी बड़ा एक दिलेरी का काम होता है। उसमें भी हेलमेट और शिन लगा के खड़े होते हैं। सही। तो वो बहुत मुश्किल। तो अगर आप बार बार बॉल से अगर आप डरेंगे ना, मसलन अगर बॉल से रिलेटेड है खेल, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो या वॉलीबॉल है, जो भी बॉल से अगर आप डरेंगे ना कि ये लग जाएगी मुझे, तो वो आपको लग जाएगी बॉल। वो फिर ज्यादा जितने डरते हैं फिर आप उतना ज्यादा जो है वो चीज से आपको चोट भी लगने का खतरा होता है। तो मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अदनान से बात कर रहे थे कि फिजिकल फिटनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि एक तो जो फिजिकली फिट होता है ना, वो एक अच्छा जहन भी होता है, उसके पास दिमाग भी होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ना आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है आपको। तो ये फिटनेस होगी तो आप अच्छी तालीम भी ले सकेंगे, आप तालीम में भी बेहतर होंगे और आप ग्राउंड में भी बेहतर होंगे, क्योंकि उसमें भी फैसले करने पड़ते हैं। ये नहीं कि भी आप खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, नहीं, उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, फिर उस पर बाकी 10 लड़कों को भी अमल करवाना पड़ता है, या जो भी टीम होती है। तो अब हम लोग, मैं कहूँगा अब तो स्पोर्ट्समैन खुशकिस्मत हैं कि अली जैसे माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स आ गए हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स इंजरीज पे काम शुरू कर दिया है। और ये बाहर यानी कि फ़ॉरेन में इसका हुआ करता था सारा ऑपरेट वगैरह, और बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब ये बता रहे हैं कि निश्तर में भी हो रहा है, तो ये एक खुशकिस्मती होती है। जो हम लोगों ने, भाई हम लोगों के ज़माने में नहीं थी तो अब आ गई है। तो बच्चों को और ब्रेव होकर खेलना चाहिए, ताकि क्योंकि इलाज यहाँ पे अब बहुत बेहतर तरीके से भी हो रहा है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इससे हमारे स्पोर्ट्स में बहुत फ़ायदा होगा। और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि हमें अली जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो हमें इंगेज करने चाहिए, और तमाम डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे जो हैं प्लेयर्स को जो हम रजिस्टर करते हैं तो उनको किसी न किसी कंसेशन डिस्काउंट उसकी बुनियाद पर
जो है वो विजिट भी करें उन डॉक्टर्स के पास, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर बता सकता है कि किस तरीके से आपने जो है फिटनेस के हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं एहतियात करनी है, किस तरीके से आपने अपनी गेम को लेकर चलना है, तो वो तमाम चीज़ें फॉलो करते हुए आप बहुत सारी इंजरीज से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम एक बात करते हैं कि लेटेस्ट अभी जिद्दत आती जा रही है, तो फिर हम इलाज के हवाले से भी बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स भी में उसी तरीके से जो है वो जिद्दत आती जा रही है। नित नए जो है वो ट्रीटमेंट्स के हवाले से रिसर्चेस भी हो रही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अभी इसके हवाले से क्या क्या काम हो रहा है। पहले तो अदनान साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अप्रिशिएट किया एंड आई एम ऑल इन कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा तो हम सेल्फलेसली उनके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं हर तरीके से। बाकी जहाँ तक न्यू रिसर्चेस की बात है, न्यू मोडेलिटीज़ की बात है, तो अब स्पोर्ट्स सर्जरीज़ के लिए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब पहले हुआ करता था कि अगर कोई इंजरी हो गई है नी जॉइंट में या शोल्डर जॉइंट में तो हमें पूरा उसको कट लगा के खोल के सारा जॉइंट को ऑपरेट करना पड़ता था। बट अब माशाल्लाह बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्तान में हमने शुरू कर दिया है, हम कैमरे के जरिए सर्जरीज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं की होल सर्जरीज, की होल ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज इस सर्जरी का पूरा नाम है। इसमें जस्ट 4 मिलीमीटर के 2 छोटे छोटे सुराख करके कैमरा अंदर डाला जाता है जोड़ के अंदर और उन्हीं 2 छोटे 4 mm के सुराखों से ही सर्जरी मुकम्मल कर ली जाती है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का काट फाट ब्लड लॉस नहीं होता। जस्ट 2 मिलीमीटर के 4 मिलीमीटर के 2 सुराख करते हैं, हम उसी में से इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं, सर्जरी मुकम्मल करते हैं एंड वी कम आउट अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र ये है कि उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट की रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे में पेशेंट चल रहा होता है, इससे बड़ी क्या बात है माशाल्लाह। एंड 2 वीक्स के अंदर पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ कर पा रहा होता है। लाइक उसने ऑफिस जाना है, वो ऑफिस जाके बैठ सकता है, सिटिंग वर्क अपना मुकम्मल कर सकता है। इवन जैसे आजकल तो हम गाड़ियाँ ऐसे जिसमें गियर्स नहीं है, तो उस तरह की गाड़ी भी वो आराम से चला सकता है। ठीक है। सो 2 वीक्स के रिकवरी पीरियड के अंदर पेशेंट अगर नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। एंड स्पोर्ट्समैन को हम 4 वीक्स के ऊपर जिम भेज देते हैं, अपने जिम में उसको प्रॉपर 4 वीक के ऊपर ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। तो वो अब लंबे प्रोसीजर्स एंड दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, फाइनेंसेस, पैसों का बड़ा इशू होता है। सो बाहर की कंट्रीज में इट इज़ एक्सपेंसिव, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में, पाकिस्तान में चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि जिसके अंदर हम बहुत मिनिमल कॉस्ट के ऊपर सर्जरीज हो रही है, तकरीबन फ्री वाला हिसाब है। ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए कि जो अपनी इंजरी को लेके प्रोलॉन्ग ना करें, लंबा ना करें, अपने कैरियर को ख़त्म ना करें, आएँ, गेट सर्जरी डन, सर्जरी अपनी जल्दी से कराएं, रिहैब करें। हाँ, कुछ 6-8 महीने का वेट करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये बेटर है उसके लिए कि अपना कैरियर को शॉर्ट कर ले। जो उसने 20 साल खेलना है वो 5 से 8 साल में वॉर्न आउट होकर ख़त्म करके अपना, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी और इंतज़ामिया को भी। जैसे मैं हूँ, इसमें से 1-2 स्पोर्ट्स सर्जन अभी और भी आ रहे हैं मुल्तान में, उनको इंकरेज कर रहे हैं हम लोग। सो हम लोगों को इन्वॉल्व करें और हम बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम तो ये भी बात कर रहे हैं ना कि इंजरीज आपकी नीज की हो गई, उसके हवाले से जो है जॉइंट्स के हवाले से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। जो लोअर बैक का एक इशू आता है उसको किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है, उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? मेरा सादा फोकस लोअर बैक पे इसलिए था क्योंकि मैं जिस एज ब्रैकेट में हम आए 30s में, अर्ली 30s या 40s, इस लोगों जब आप 30 में आते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं है, बॉडी की नमकियात, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी है, तो अल्टीमेटली ये लोअर बैक का प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है। उसमें कुछ हमारे डाइट्स के इश्यूज हैं, कुछ हमारे स्लीप पैटर्न्स ऐसे हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, कोला वगैरह का यूज़ है, इसकी वजह से इश्यूज हैं। अब इनसे बच कैसे सकते हैं? तो वही है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने बॉडी के अंदर मिनरल्स और सप्लीमेंट्स की सब को हमने पूरा करना है हर हाल में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इसका हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, चाहे ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, इस हवाले से एग्जैक्टली विटामिन डी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये 3 ऐसे सॉल्ट हैं कि जिसकी आपकी बॉडी को हर वक्त ज़रूरत है। और एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि हमने अभी एक मेडिकल कंपनी ने रिसर्च की एंड दे कम अप कि 80% पाकिस्तानी जो है
2800 लोगों का सैंपल था। 2800 लोगों का सैंपल काफी सारे लोग होते हैं, जिसमें 80% का विटामिन डी लेवल बिलो नॉर्मल निकला। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो हमने विटामिन डी की कमी को पूरा करें तो, और फिर बॉडी में अगेन हाइड्रेशन स्टेटस आपका अच्छा हो, आपकी बॉडी में पानी की मिकदार, आपको पानी बहुत अच्छा पीना है। हम समझते हैं कि सिर्फ पानी पीने से आपकी स्किन ग्लो करेगी या किडनी बेटर होगी, नहीं। आपके हार्ट है, हाँ। आपके लंग्स हैं, एंड बॉडी के जो मसल्स को पानी की बहुत जरूरत होती है। जितना अब यहाँ से मुल्तान की गर्मी जब 50 डिग्री पड़ रहा है, खड़े खड़े आप आधा लीटर पानी आपकी बॉडी में से एकदम निकल जाता है। और डायरेक्टली ब्लड से तो पानी नहीं निकलता, आपके मसल्स का पानी जाता है बाहर। मसल का पानी जाएगा, मसल अकड़ जाएगा, उसमें इंजरीज होंगी। और लोअर बैक वो हिस्सा है कि जिसपे सारा बॉडी का लोड पड़ना है, जब वो अकड़ जाएगा तो वहाँ पे इंजरीज होने के बहुत ज्यादा चांस है। सो वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हम जो है वो आपसे भी जानेंगे अदनान, क्योंकि जाहिर सी बात है खिलाड़ियों की डाइट के हवाले से बड़ा ख्याल रखा जाता है कि उनको क्या खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, तो हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड है, अली ने बताया, तो खाने का तो इशू है। इस टाइम तो खालिश सुविधाएं हमें नहीं मिल रही। जी, हम बहुत ज्यादा हम इसका शिकार हैं, ऊपर से महंगी भी हैं। फिर हम माशाल्लाह कौम भी तो बड़ी सुपर है ना। हाँ, समझदार हम दूध कौम में है। भी पानी मिलाते हैं और केमिकल का दूध तैयार कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा खालिश। ऐसे ही है। तो मैं यही है, मैं खुद भी, अब मुझे 32 साल हो गए खेलते हुए, तो बहुत नशेबो फराज देखे हैं इंजरीज के वाले से भी, वैसे भी। तो हमारे यहाँ पे एक तो बहुत जो फुकदान था, अब डॉक्टर्स हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन प्लान्स वगैरह देंगे और अब देते हैं बहुत अच्छा। हमारा अब जैसे अली जैसे डॉक्टर्स का इजाफा हुआ है, तो ये खिलाड़ियों को बहुत अच्छा, खिलाड़ी भी एक पौधा होता है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और उसकी जो है ना, जैसे आप उसकी जो है ना बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के, हम जाहिर सी बात है अब खेल रहे हैं, तो हम लोग जो मुल्तान के खिलाड़ी हैं ना, वो बहुत गर्मी में खेलते हैं। सही बात। ये इलाका बहुत गर्म है और हमारे खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा टफ होते हैं। ये मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी रहा हूँ। अच्छा, हमारे लड़के जो है यानी कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ये मसला है, जैसे मैं खुद खेला करता था ना, तो जब आप पैसे लेके खेल रहे होते हैं ना स्पॉन्सरशिप पे या किसी क्लब की तरफ से, मैं जब दुबई वगैरह खेलने जाता, हम इंजर्ड हो जाते थे, लेकिन हम बताते नहीं थे ताकि हमारे पैसे ना ये अदनान से जानते हैं नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम अदनान से जान रहे थे। अच्छा, ये बहुत सारे खिलाड़ी वाकई ऐसे करते हो कि भी, मैं खुद भी मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था। हम लोग अपनी इंजरी को छुपा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम अगले मैच से बाहर ना हो जाएं, या क्योंकि हम पैसे लेके खेल रहे होते हैं, फी मैच हमें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिल रही होती है और बहुत सारे क्लब से हम खेल रहे होते हैं, तो हम अपनी इंजरी छुपा लेते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर तो हम कई दफ़ा लकी हो जाते हैं, वो इंजरी उस तरीके की सवेयर नहीं होती, लेकिन ये बहुत गलत बात होती है। मतलब अगर आप थोड़े से इंजर्ड हुए हैं तो आपको बताना चाहिए कि आप बताना भी चाहिए और आपको रुक जाना चाहिए सही अपना, क्योंकि आप सही रहेंगे तो खेल सकेंगे ना। तो ये एक खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी इंजरी को जो है ना लेके चले और उसका बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता कि लड़के छुपा लेते हैं इंजरीज, कि मैं 11 लड़कों में आ जाऊं। अगर इन्हें पता लगेगा कि मैं इंजर्ड हूं तो पीछे जो 2 बैठे हैं उनमें से एक को खिला लेंगे। तो ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही है, साइकोलॉजिकली इंसान ऐसा होता है, भाई मेरी जगह चली जाएगी फिर मैं दोबारा ही नहीं आ सकूंगा टीम में। तो इस तरह की चीजें होती हैं, इससे हमें ग्रेज करना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैम मैं बल्कीस बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैम मेरा ना मसला, मेरे ना पैरों के ऊपर वजन नहीं आता, मैं काफी हफ्ते से इसका इलाज करवा रही। कोई डॉक्टर कहते हैं कि पट्टों का मसला है, कोई कहता है कि वो है ना कमर का मसला है, मोड़ों का मसला है, स्ट्रेस हो गई है। तो मैं बहुत तंग हूँ, मेरे पैरों के ऊपर ना वजन नहीं आता। मैंने इधर मुल्तान से भी मेडिसिन लिया, डॉक्टर फादर के पास भी लिया और कितने डॉक्टरों के पास मैंने लिया। तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। प्लीज आप कोई मुझे मशवरा दे दें, आपके पास अच्छे डॉक्टर बैठे हैं ना। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बहन ये बताइए आपका एज कितनी है और क्या थोड़ा वजन के बारे में भी बताइएगा, वेट ज़्यादा तो नहीं है आपका? नहीं, वजन मेरा 80 है सर, वजन मेरा। तो एज मेरी है ना 45 साल है।
अच्छा, कोई ऑपरेट वगैरह तो नहीं कराया पहले कभी आपने? कमर में टीका तो नहीं कोई लगा था कुछ आपको? नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो ये ज़्यादातर जिस किस्म का आप मसला बता रहे हैं ना, पाँव पे वज़न ना आने का, इसके लिए कुछ तो हमें एक्सरेज कराने पड़ते हैं, कमर के मोहरों के कुछ एक्सरे वो देखने पड़ेंगे, और साथ ही आपके विटामिन डी लेवल्स भी बॉडी में चेक करने पड़ेंगे। आम तौर पे इस तरह का मसला डिस्क के मसले की वजह से होता है कि मोहरों पे प्रेशर आ जाए या डिस्क कोई दब रही हो खुदा ना खास्ता, और एज जिस एज का आपने बताया है, इस एज में बड़ा कॉमनली ये मसला मौजूद है। 45 से 50 साल की उम्र में मसला शुरू होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तकलीफ़ अब ठीक हो जाती है अपना कुछ अगर दवाई के ज़रिए और आप एक्सरसाइज के ज़रिए काम करें तो इसके ऊपर कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम लगता है इसमें, साल 1.5 साल लग जाता है, लेकिन ये तकलीफ़ ठीक हो जाती है। तो अगर आप इसका प्रॉपर इलाज कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी बेनिफिट होगा, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत सारे ऐसे ख़वातीन को स्पेशली जो है डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोअर बैक की हो जाती है या फिर आप उनको नीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस हवाले से उनको क्या केयर करनी चाहिए? अच्छा, इसमें वो आपने डिलीवरी का जिक्र किया, तो डिलीवरी के बाद मसल्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए रिलैक्स, लिगामेंट्स जिसे कहते हैं, वो नरम हो जाते हैं, उसमें टेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और आम तौर पे अगर फ़र्ज़ करें किसी डिलीवरी के दौरान या किसी भी ऑपरेशन के दौरान कमर में अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो वो भी कभी कभार अगर ठीक तरीके से ना लगाया जाए तो उसकी वजह से भी लोअर बैक के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, और ख़ासतौर पे हमारा जो जिस मुल्क में हम रहते हैं जनरली भी, तो हमें नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की आदत है, चौकड़ी मार के बैठने की। हमारी ख़वातीन घर के जो काम करती हैं, चूल्हा भी नीचे होता है उनका, ज़मीन पर बैठ के उनको सफाई वगैरह का भी करना पड़ता है, एंड वॉशरूम भी हम नॉर्मली हमारी 80% पॉपुलेशन जो है वो जो स्टेप्स वाले यूज़ करती है। सो ये सब चीज़ें ज़हर कातिल हैं कमर के दर्द के लिए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिर एक इशू है जो हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, हम अपने शू के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। फुट वो पहला स्टेप है कि अगर आधी एनर्जी, आधा प्रेशर अगर वो हमारे शू की सोल एब्जॉर्ब कर ले तो हमारी लोअर बैक और नीज के ऊपर पेन ना आए। हम लोग बिल्कुल फ्लैट शूज़ पहन रहे होते हैं, या जो ऑफिस में अगर जाना है ऑब्वियसली मजबूरी होती है, वो हम बहुत हार्ड सोल वाला शूज़ पहनते हैं। सो आइडियली सॉफ्ट शूज़, अब तो खैर बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ऑर्थो शूज़ अवेलेबल हैं, तो हमें आदत डालनी चाहिए कि हम कैनवस शूज़ और जॉगर्स की तरफ अपना रुझान ज़्यादा करें, तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट बेनिफिट में हो सकता है। और ज़मीन में बैठ के सफाई करना, खाना बनाना, लेडीज़ के लिए मैं बात करूँगा, उसको अवॉइड करें। कोशिश करें स्लैब हो, उसके ऊपर रख के वो खाना वगैरह बनाएं। मॉपर्स भी, स्टैंडिंग मॉपर्स आ गए हैं, वो यूज़ करें। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, चीज़ें अवेलेबल हैं, बस हमारी रूटीन्स चेंज करने की बात है। और कहते हैं ना, लाइफस्टाइल आपको चेंज करना चाहिए जो है, उसके बाद ही आप जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक आप बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन आज आपको बता दें कि मादरे मिलत फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी मनाई जा रही है, और इसके हवाले से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, वो ऐसी पहली खातून थी जो अपने भाई के शाना बशाना निशाना रहीं। और पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी कि उनकी बहुत सारी सियासी खिदमात हैं जिसको हम सराहते हैं। आज भी उनको याद रखा जाता है कि एक खातून होकर उन्होंने किस तरीके से जो है ख़वातीन को भी सियासत में आने का एक समझ लें कि चांस दिया, मौका दिया कि वो भी सियासत में आ सकती हैं, हिस्सा बन सकती हैं, और किस तरीके से वो अपने मुल्क के लिए काम कर सकती हैं। तो उनकी जो डेथ हुई, अगर हम बात करें तो उनकी डेथ जो है वो 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई, और उनको बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में दफन किया गया है। तो आज के दिन के हवाले से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अदनान भैया आपका, आप हमारे साथ रहे और इस हवाले से खेलों के हवाले से स्पेशली जो है वो आपने बात की कि खिलाड़ियों को किस तरीके से जो है वो अपना ख्याल रखना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको खाने पीने से ना रोका जाए। सिर्फ जंक फूड और ये जो कार्बोहाइड्रेटेड वाटर्स होते हैं और इसमें थोड़ा सा तवज्जो रखें। बाकी बच्चे जो खाते हैं ना, उन्हें खाने दिया जाए। उन्होंने एक टफ लाइफ गुजारनी होती है आगे, उनको उनकी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें वो खाएं, और कोशिश करें कि उनका थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखा जाए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि जो काम करें फुल तवज्जो से करें, और आप ऐसा काम करें कि जब आप वो काम करें तो आपके पेरेंट्स को भी फ़ख्र हो, और जब आपके बच्चे आपके नक्शे कदम पे चलें तो आपको भी फ़ख्र हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।